कट कर। हेलो, इसको फिर से कीजिए, इसको एंड करके फिर से कीजिए। नहीं होगा। अच्छा, हेलो, माय नेम इज वरुण। टुडे अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम सीरीज विच इज गोइंग ऑन डेली न्यूज एनालिसिस फ्रॉम आदित्य सिविल सर्विस। तो आज का जो हम लोग देख रहे हैं वो डिफरेंट न्यूज़पेपर का जो बिग न्यूज़ है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अब सबसे बड़ा जो न्यूज़ है आज का वो कंज्यूमर रिफॉर्म से रिलेटेड है, फ्रंट पेज पे ही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। और उस अधिनियम को में अगर आपका कुछ लॉ वायलेट हो रहा है, अगर आपका कंज्यूमर का कोई अगर लॉ वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उसकी एक लिमिट्स थी। तो सरकार ने 2019 में इस लॉ में बदलाव लाया और बदलाव लाकर सरकार ने फिर से इसका जो अमाउंट था उसको कम किया है। तो पहले जो अमाउंट जो था वो डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका कंज्यूमर फोरम अप्रोच करना है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करना है तो आप जो है 1 करोड़ तक का अगर आपका अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। स्टेट के लिए आप 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर आपका है तो आप स्टेट जा सकते हैं। और नेशनल लेवल पे अगर जाना है, राष्ट्रीय कंज्यूमर फोरम में जाना है तो आपको 10 करोड़ से ज्यादा का अगर अमाउंट है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस फिगर। आप जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, उसके अंतर्गत अगर आपका किसी भी उपभोक्ता का कोई अधिकार वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम आप जा सकते हैं। जब आपका ये केस होगा वो 1 करोड़ तक का अमाउंट होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं। स्टेट के लिए 1 करोड़ से 10 करोड़ का अमाउंट है और नेशनल के लिए 10 करोड़ से एबव का है। बट सरकार ने 2019 में इस लॉ में परिवर्तन लाया है। बट ये लॉ पिक्चर में जो आया है वो 2021 में आया है, बिकॉज कोरोना के कारण सरकार इस लॉ को ला नहीं पाई। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो अमेंड किया पार्लियामेंट में, इसमें पिक्चर को थोड़ा सा अमाउंट को रिड्यूस किया है। ये अमाउंट क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको जाना है तो ये अप टू 50 लाख अगर है तो आप डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं। अगर स्टेट है तो आप 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर वो अमाउंट है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। और नेशनल के लिए आपको 2 करोड़ या उससे एबव का है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज था। आपको ये फिगर याद रखना है, नया जो है फिगर क्या है डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए और नेशनल के लिए क्या फिगर है। और एक और चीज, कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए मतलब नॉर्मल कोर्ट्स का, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स का प्रोसीजर से अलग होता है। दूसरा एक और आज का दैनिक जागरण पे एक बहुत बड़ा आर्टिकल था, न्यूज था कि एक बार कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सस्पेंड होता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सस्पेंड होता है तो कितने दिन के लिए सस्पेंड रह सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर सस्पेंड होता है, स्पीकर के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है तो वो कितने दिन तक सस्पेंड रह सकता है। तो वो सस्पेंशन का जो डे है वो 59 डे है, 59 दिन तक ही वो सस्पेंड रह सकता है, उससे ज्यादा वो सस्पेंड नहीं रह सकता है। महाराष्ट्र में होल सेशन के लिए सस्पेंड मतलब 59 डे से ज्यादा के लिए सस्पेंड कर दिया था। बट फिर उसको कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने इसको रिव्यू किया है कि एक बार स्पीकर अगर सस्पेंड करे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए को, तो वो 59 डे तक ही सस्पेंडेड रह सकता है। दूसरा एक और है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट नोटिस, स्पीकर को विदाउट नोटिस किए हुए कितने दिन तक वो एब्सेंट रह सकता है पार्लियामेंट से या और असेंबली से, तो वो सिर्फ 60 दिन एब्सेंट रह सकता है। अगर 60 दिन से ज्यादा अगर वो अपने स्पीकर को इंफॉर्मेशन के बिना अगर एब्सेंट रहता है तो उसकी जो कैंडिडेचर होती है, उसका जो नेम है वो इटसेल्फ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो आर्टिकल है ये इलेक्टोरल रूल्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये दैनिक जागरण में एक बड़ा सा आर्टिकल है, वो बिल्कुल बायस नहीं है। और इस आर्टिकल में जो कुछ दिया है उसको सरकार ने, बहुत सारी चीजों को सरकार ने इंप्लीमेंट भी किया है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है कि किस तरह से चुनाव में सुधार करने की जरूरत है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है कि किस तरह से सरकार को स्टेप लेना चाहिए कि हम जो है चुनाव सुधार कर सकें। इलेक्शन कमीशन को किस तरह के स्टेप लेना चाहिए कि वो चुनाव को में रिफॉर्म ला सके, तो इससे रिलेटेड है। हम देखें तो 2 तरह का इलेक्शन कमीशन होता है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत का निर्वाचन आयोग, मतलब इंडिया का जो निर्वाचन आयोग है वो है।
तो इसका काम अलग रहता है। वहीं पर स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका जो काम होता है वो अलग होता है। दोनों का काम जो है वो अलग अलग होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम अलग होता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम अलग होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर आप काम देखें तो इसका वर्क क्या होता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराना। वो भी कौन कौन से इलेक्शन को, पार्लियामेंट का, जितने भी पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होगा वो, असेंबली का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कंडक्ट कराना, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। 3 इलेक्शन कंडक्ट कराना, पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा, असेंबली मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट कराना। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है वो मेनली जो राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं उसका काम सिर्फ होता है कि वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराए, मतलब स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है, पंचायत का जो चुनाव होता है और म्युनिसिपैलिटी के जो चुनाव होते हैं वो कराना सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका काम होता है कि वो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन कराए, विधानसभा और विधान परिषद का इलेक्शन कराए, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराए। ये काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये आर्टिकल 324 के अंदर आता है। वहीं पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि स्टेट के अंदर लोकल बॉडी मतलब स्थानीय निकाय का चुनाव को कंडक्ट कराना। जो भी स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है उसको कंडक्ट कराना, ये जो काम होता है ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अब इसमें कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है, मतलब सरकार को कुछ स्टेप लेना चाहिए, और कुछ स्टेप ऐसा है जो सरकार ने ले चुका है, उसको अभी हम देखेंगे। ये राइटर्स कुछ स्टेप्स बताते हैं। फर्स्ट जो स्टेप इसमें लेना चाहिए चुनाव सुधार को देखते हुए, ये कि एक ही इलेक्टोरल रोल होना चाहिए जिसमें सारा इलेक्शन कंडक्ट, जो भी इलेक्शन होता है उसके लिए सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। अभी इंडिया में क्या है कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक इलेक्टोरल रोल है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, के पास रहता है, बट लोकल बॉडीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरल रोल होता है। स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है, पंचायत का जो चुनाव होता है, उसके लिए अलग इलेक्टोरल रोल है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उस रोल को तैयार करता है। तो उसके लिए हमको चाहिए कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, क्योंकि वोटिंग का जो उम्र है वो 18 साल ही है सभी चुनावों में, चाहे वो लोकल बॉडीज का चुनाव हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, आइदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो। तो सभी में जो वोटिंग एज है वो 18 है। तो अक्रॉस इंडिया एक ही इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, मतदाता सूची जो है वो एक ही होना चाहिए। दूसरा है कि हमको अभी सरकार का एक नियम है कि इससे पहले, अभी तो सरकार ने इसमें रिफॉर्म लाया है कि आपको मतदाता सूची में ऐड करने के लिए एक डेट निर्धारित किया, दैट इज 1 जनवरी। 1 जनवरी, अगर आपका 1 जनवरी को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका उम्र अगर 18 साल हो जाता है तभी आप अपने आप को मतदाता सूची में ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 1 जनवरी को अगर आपका उम्र 18 साल हो जाता है तभी आप अपने आप को मतदाता सूची में आपका नाम ऐड हो सकता है। अगर आपका जन्म 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में हुआ है और उसके बीच में अगर आपने अपना उम्र 18 साल पूरा किया तो आप अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते और आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा। बट सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने और सरकार ने अभी ये रिफॉर्म लाया है कि साल में 4 डेट्स दे दिए हैं, उस डेट्स में अगर आपका उम्र पूरा होता है तो आप अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। दैट इज जनवरी के महीने में 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 सितंबर को एंड 1 दिसंबर को। ठीक है, ये 4 डेट्स दिए हैं सरकार ने। पहले 1 जनवरी सिर्फ था, 1 जनवरी को अगर आपका उम्र 18 साल पूरा हो रहा है तभी आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में ऐड हो सकता है। लेकिन अब सरकार ने इसको अमेंड किया है, इस रूल को चेंज किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को, और इसमें 4 डेट्स, 4 मंथ को 4 डेट्स दिए हैं। दैट इज 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 सितंबर एंड 1 दिसंबर। ओके, अनदर जो है सरकार ने एक और बहुत बड़ा चुनाव अभी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म अभी स्टार्ट कर दिया है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का काम। अभी तो ये वॉलेंट्री है, अभी ये आपका ऑप्शनल है कि आप करना चाहे तो कर सकते हैं कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। अगर आप दैनिक जागरण पेपर डेली पढ़ते हैं तो उसमें हर 3 दिन 4 दिन बाद एक ऐड आता है कि कैसे वोटर आईडी कार्ड को आपको आधार से लिंक करना है। तो ये करने का क्या नीड क्यों है, क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, और डेफिनेटली दैट इज वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका वायलेशन है, मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड है, तो उसके कारण वो बहुत जगह दूसरे जगह जाकर भी वोट गिरा देते हैं। और डेफिनेटली वोटर आईडी कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है, वहीं पे आधार जो है वो रेसिडेंस का प्रूफ है।
आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि आधार कार्ड किस चीज का प्रूफ है, तो वो सिर्फ रेसिडेंस का प्रूफ है, वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वहीं वोटर आईडी कार्ड जो है आपका, वो आपका सिटीजनशिप का, आप भारत के नागरिक है उसका प्रूफ है। तो सरकार ने अभी वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का काम स्टार्ट कर दिया है, ताकि अगर एक पर्सन के ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है, अगर वो आधार से लिंक होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी ऑप्शनल है, बाद में सरकार इसको मैंडेटरी भी कर सकती है। बिकॉज अभी जब ये पूछा गया था लोकसभा में तो उन्होंने बोला था कि नहीं ये ऑप्शनल है और अभी लॉन्ग टर्म तक ये ऑप्शनल ही रहेगा। चौथा है कि मनी और मसल्स पावर का बहुत ज्यादा यूज होता है। कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम से एक संस्था है, उसने एक सर्वे किया है कि बहुत ज्यादा पैसे का और मसल्स पावर, मतलब मसल्स पावर का बहुत ज्यादा यूज होता है। दबंग लोग इलेक्शन जीत करके आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली डेमोक्रेसी के लिए गुडविल नहीं है। ठीक है, तो इसको भी काम करना होगा। और पांचवा जो सबसे बड़ा काम सरकार को करना चाहिए यहां पर, वो ये करना चाहिए कि हमको पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखें तो हर ईयर देयर इज वन इलेक्शन, और उसमें इस हर साल, मतलब ऐसे पार्लियामेंट का इलेक्शन तो 5 साल में एक बार, बट हर ईयर में किसी ना किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शन होते रहता है। इतना बड़ा वास्ट कंट्री है, तो जैसे अभी 5 स्टेट का इलेक्शन है, फिर उसके बाद फिर अनदर 3 स्टेट का इलेक्शन है, तो हर ईयर कुछ ना कुछ इलेक्शन प्रोसेस इंडिया में चलते रहता है। और उसके कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते रहता है, आचार संहिता लगते रहता है। उसके कारण जो डेवलपमेंट के वर्क है उसमें ऑब्स्टेकल पैदा करता है। तो अभी क्या सरकार को क्या नीड है, क्या करना चाहिए कि पार्लियामेंट और मतलब लोकसभा और विधानसभा, जितनी भी विधानसभा है उसकी इलेक्शन एक साथ करवाए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो चाहती है कि हम एक साथ इलेक्शन कराएं, बट अदर पार्टीज ये नहीं चाहती है। रीजनल पार्टी का उससे प्रॉब्लम्स हो सकता है, बिकॉज पीपल आर वोटिंग इन द पार्लियामेंट इलेक्शन में वो अलग तरीके से वोट करते हैं, वहीं पर असेंबली इलेक्शन में चुनाव के मुद्दे कुछ और होते हैं, तो लोग अलग मेथडोलॉजी से उसको वोट करते हैं। बट जो राइटर का कंटेंट है, कोई हमको अभी पार्लियामेंट का और असेंबली का इलेक्शन एक साथ करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर अलग अलग टाइम में इलेक्शन होता है तो इससे मनी का बहुत ज्यादा लॉस होता है। इंडिया में इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा है कि मेन पावर का भी, मतलब बहुत ज्यादा डेपुटेशन पे पर्सन्स जाते हैं, मेन पावर का लॉस होता है, और रिसोर्स का भी बहुत ज्यादा क्रंच आता है, बहुत ज्यादा लॉस है। तो ये चीज जो है ये डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। और 6 जो काम करना चाहिए सरकार को कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में सरकार को खर्चा करना चाहिए, ना कि कैंडिडेचर को। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, बट ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है कि इफ देयर इज न्यू पॉलिटिकल पार्टी केम, अगर कोई नया पॉलिटिकल पार्टी आती है तो क्या उसको किस तरह से फंडिंग, गवर्नमेंट किस तरह से फंडिंग देगी, ये एक डिबेटेबल इशू है। तो आज के लिए इतना ही इशू था। फिर हम लोग अनदर डे अनदर डेट के साथ, अनदर सीरीज, मतलब नए सीरीज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।